हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी। आज हम करेंगे लिपिनकॉट से चैप्टर नंबर 2 विच इज अबाउट ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, सो ये जो टॉपिक है ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन का, दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रीजन उसका ये है कि देखें, आप जब ओरल कैविटी से ड्रग लेते हैं, सो फॉर एग्जांपल दैट्स योर ओरल कैविटी, यू टेक द ड्रग इन, it goes down your esophagus and stomach and small intestine, and ultimately it gets absorbed in your body. So it goes to the liver, metabolized there, and whatever happens in the liver, then it gets out into the blood, and now the drug reaches to, say for example, the target organ. So for example, if you took a drug which was supposed to work on pancreas, so it goes to the pancreatic cells. And suppose you took a drug which was supposed to work at thyroid gland, it goes to the thyroid gland. Now the drug molecule, suppose that is the drug molecule, it has to go and attach on the cell surface. Now here there is a receptor, so the drug has to attach on a receptor surface. और ये जो drug और receptor का interaction है, that's very important, because जब ये drug यहाँ आके fit होगी receptor पर, तभी अंदर सेल के कोई एक्शन आपको नजर आएगा। सो जब तक ये रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक सेल के अंदर कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग का मैकेनिज्म बाद में समझ में आएगा, पहले ये समझना है कि वो ड्रग काम कैसे करती है, रिसेप्टर पे बाइंडिंग उसकी कैसे होती है। सो दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। इसके बगैर आपको फार्मा नहीं समझ में आएगी। और बेसिकली आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स और काफ़ी और केमिकल्स ऐसे बनते हैं जो इसी तरह काम करते हैं, जो आपके रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होते हैं। सो एसिटाइलकोलिन फॉर एग्जांपल इन योर बॉडी, इट इज अ केमिकल दैट यू प्रोड्यूस इन योर नर्व एंडिंग्स, इट गोज एंड बाइंड ऑन टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर विच इज कॉल्ड द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। अगर इसका इंट्रैक्शन नहीं होगा तो जो भी सेल में इफेक्ट होना है, विच इज द डीपोलराइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम, कि सोडियम एंट्री होती है या कैल्शियम एंट्री होती है इन रिस्पॉन्स टू एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स, तो वो रिस्पॉन्स नहीं होगा। सो ड्रग और रिसेप्टर, ये लफ्ज जो ना भाई, इसको हल्के में नहीं लेना। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, सो फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है, हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा हुआ है। सो अगर आप फार्मा की ये बुक देखें ना, सो इसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं। सो वी आर एट द मोमेंट डूइंग यूनिट नंबर 1, और फिर आप देख रहे हैं दूसरे यूनिट्स हैं, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। सो यूनिट 1 में पहला चैप्टर था फार्माकोकाइनेटिक्स, वी हैव डन दैट ऑलरेडी। Now we are dealing with pharmacodynamic, which is chapter number 2, and pharmacodynamic describes the action of the drugs on the body. फार्माकोकाइनेटिक में हम ये देखते थे कि आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। सो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल क्या है, हाउ द ड्रग गोज इनटू द लिवर एंड गेट्स मेटाबोलाइज्ड। सो आपकी बॉडी ड्रग के साथ जो कुछ कर रही है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक, एंड व्हाट द ड्रग इज डूइंग, यानी ड्रग का जो एक्शन है। सो सिंपल वर्ड्स में, ड्रग्स action on your body is known as pharmacodynamics. Okay, now most drugs exert their effect both beneficial as well as harmful, जिसको हम side effects कहते हैं, by interacting with the specialized target molecules which are known as receptors, and these are present on the surface of the cells. The drug receptor complex initiates alterations in the biochemical or the molecular activity of a cell by a process called signal transduction. So ये आपको स्टार्ट में बताना चाहिए। अभी जो मैं यहाँ बात कर रहा था कि जब कोई ड्रग आकर किसी रिसेप्टर पे बाइंड करती है, तो सेल के अंदर एक पूरा कैस्केड इनिशिएट हो जाता है। इस पूरे बायो मैकेनिज्म को जो सेल के अंदर इनिशिएट होता है, इसको हम नाम देते हैं सिग्नल transduction. So signal transduction is a process which is the intracellular changes in the signaling due to a drug binding to its receptor. Okay, so if for example you see here, that is a receptor. Now receptors are so many different types. There are some receptors which if this is the membrane, so they are like this, on which any drug molecule can bind, and then they have a domain which passes through the cell membrane like this 7 times sometimes, which is known as serpentine receptor. So there are different types of receptors basically. So for example, that is a receptor, yahan drug aake bind karegi. Okay, so this is unoccupied receptor, does not influence the intracellular process. Obviously मतलब यहाँ पे कोई अगर मॉलिक्यूल आके बाइंड ही नहीं कर रहा, तो ये नीचे कोई सिग्नलिंग सेल के अंदर इनिशिएट करेगा भी नहीं, ठीक है ना। रिसेप्टर विद बाउंड सब्सटेंसेस, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ड्रग है जो यहाँ क्या बाइंड होने लगी है। सो व्हेन अ ड्रग इज बाउंड टू द रिसेप्टर, then obviously
the changes in the structure sometimes as well of the receptor happens, as a result of which it becomes activated. So the receptor gets activated when the drug is bound to it, and now it causes whatever the biological response is expected because of this particular drug, and this is called signal transduction. So signal transduction जो word है ये बहुत commonly हम use करते हैं molecular biology में, biochemistry में. सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब है कि किस तरह एक रिसेप्टर, अगर ये सेल है, सेल की मेम्ब्रेन और यहाँ एक रिसेप्टर है, तो अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल इस पे बाइंड करता है तो अंदर सेल के क्या पाथवेज स्टार्ट होते हैं. समटाइम्स ये होता है कि there is more cyclic AMP formation, for example. Sometimes there is more cyclic GMP formation. Sometimes there is more inositol triphosphate, for example, diacyl glycerol. So ये जो सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिसेप्टर पर ड्रग आके बाइंड कर चुकी है. ये उसका एक्शन है. इन तमाम एक्शंस को हम नाम देते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, और इसकी वजह से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर साइक्लिक एएमपी बढ़ जाता है तो अंदर जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं. इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट से सो फॉस्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट होती है, फिर वो प्रोटीन्स अपने एक्शन शुरू करते हैं, और व्हाटएवर चेंजेस which are brought within a cell is because of this drug binding and the pathway activating, और उस pathway activation को हम नाम देते हैं signal transduction. तो ये नाम आपको क्लियर होना चाहिए. What do we mean by signal transduction? Drugs act as signals and receptors act as signal detectors. So that's a very important analogy to understand कि ये जो drug है that is basically a signal. अब ये drug अगर agonist है तो ये इस receptor को activate करेगी और drug जैसा काम चाह रही वैसा काम होगा. अगर ये drug किसी particular pathway की antagonist है, यानी ये inhibitor है, so if it is an antagonist, then what will happen? This drug will bind and the receptor will then still do the signal transduction, लेकिन जो भी काम इससे होना था वो ब्लॉक हो जाएगा. So ये जो ड्रग है that is acting as a signal and the receptors are acting as signal detectors. Okay, now a drug is termed as agonist if it is binding to a site on a receptor protein and activates it to initiate a series of reaction which ultimately result in a specific intracellular response. So if there is activation of a receptor because of a drug binding, that drug is then known as agonist. और अगर इसका ऑपोजिट हम बात करें कि अगर ड्रग बाइंड करे किसी रिसेप्टर पे और वो रिसेप्टर काम करना छोड़ दे, then it is called antagonist. Second messenger और effector molecules are part of the signal transduction pathway basically, जो सेल के अंदर एक्टिवेट होते हैं और फर्दर सेलुलर रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि देयर इज अ सेल एंड देयर इज अ रिसेप्टर एंड अ ड्रग बाइंड्स ऑन इट, एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज सिग्नल ट्रांसडक्शन गोइंग ऑन एंड वी हैव मोर साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस्ड इन द सेल. ये जो साइक्लिक एएमपी है दिस इज नोन एज सेकंड मैसेंजर. सो सेकंड मैसेंजर इज समथिंग व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल आफ्टर द रिसेप्टर हैज ऑलरेडी बाउंड to the drug molecule. Okay, now the drug receptor complex. Cells have many different types of receptors, each of which is specific for a particular agonist and produces a unique response. So these receptors are usually very specific. ये ताले और चाबी की तरह है कि जैसे हर ताले में हर चाबी नहीं लगती, ऐसे हर रिसेप्टर पे हर ड्रग बाइंड नहीं करती. So they are very specific in structure. So for example अगर स्ट्रक्चर रिसेप्टर का ऐसा है तो इसमें ऐसी ही ड्रग बाइंड करेगी जिसका रिसेप्टर ऐसा होगा. So हम कहते हैं congruent surfaces. Cardiac cell membranes, for example, contain beta-adrenergic receptors that bind and respond to epinephrine and norepinephrine. यहाँ पे जाकर के और कोई चीज़ जाके अटैच नहीं होगी, यानी और कोई पर्टिकुलर हार्मोन कार्डियक रिसेप्टर इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड नहीं करेगा, बिकॉज उनकी अपनी एक केमिस्ट्री है, उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ही के साथ बाइंड कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज beta-adrenergic receptors. Cardiac cells also contain muscarinic receptor. अब ये जो muscarinic receptors हैं, they will particularly bind to the acetylcholine. So acetylcholine ने जाके adrenergic receptor पे bind नहीं करना, और इसी तरह norepinephrine ने जाके muscarinic receptor पे bind नहीं करना, because receptors are very specific. These two receptor populations dynamically interact to control the heart for valve function. So we know this. Now the magnitude of the cellular response is proportional to the number of drug receptor complexes. This concept is conceptually similar to the formation of the complexes between an enzyme and the substrate and share many common features such as specificity for a receptor for a given agonist, यानी एक particular drug एक particular receptor पे जाके bind करेगी. Although much of this chapter then centers on the interaction of drugs with the specific receptors, it is important to know
that not all drug exert effect by intersecting with receptor. Antacids, for instance, chemically neutralizes the excess gastric acid. So अभी तक जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं उसे लग ऐसा रहा है कि हर ड्रग मॉलिक्यूल किसी एक सेल के रिसेप्टर पे जाके पहले बाइंड करती है और फिर ऐसे पाथवे इनिशिएट होता है. एक्चुअली ऐसा नहीं है. So some of the drugs, so for example stomach में there is HCl present and if you take antacids, वो antacid जाके इस HCl के साथ बाइंड करते हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो ऐसा करने में वो किसी सेल के सरफेस पे बाइंड नहीं कर रहा है, यानी किसी भी सेल के रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर रहा है. So there are drugs which have different mechanism of action. हम बात कर रहे हैं उन ड्रग्स की जो ज़ाहिर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. ये वो ड्रग्स हैं जो सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी. ओके अब रिसेप्टर की स्टेट्स बेसिकली दो तरह की होती हैं. दे आर आइदर इनएक्टिव रिसेप्टर्स और एक्टिव रिसेप्टर्स दैट आर रिवर्सिबल इन इक्विलिब्रियम विद वन अनदर, यूजुअली फेवरिंग द इनएक्टिव स्टेट. बाइंडिंग ऑफ द agonist causes equilibrium to shift from the inactive to active. Obviously if there is a receptor not doing anything and if a drug sits on this and the drug is agonist, the receptor will now be activated. Antagonists are the drugs that bind to the receptor but do not increase the fraction of the R, so they do not increase the activation. Some drugs are also known as partial agonist. They shift the equilibrium from inactive receptor to active receptor, but the fraction of the active receptor is less than caused by the agonist. तो ये नाम से ही जाहिर है. तो इसके मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. सपोज वी हैव अ रिसेप्टर और उस पर ड्रग ए बाइंड कर रही है आके, एंड दैट्स एन एंटागोनिस्ट ड्रग, एंड द रिसेप्टर व्हिच वाज इनिशियली इनएक्टिव नाउ बिकम्स एक्टिव. So agonist bind करने से ये active हो गया, right? Now we have a similar scenario. There is a receptor which is inactive and the drug B binds to it. Now B drug is binding and activating the receptor, but यहाँ जो receptor activate हुआ है, this is less active as compared to this. This is more active. So agonist was fully activating the receptor. Partial agonist is partially activating the receptor. Simple है, नाम से ही जाहिर है, partial agonist. Now the magnitude of the biological effect is directly related to the fraction of the active receptor. In summary, agonist, antagonist and partial agonist are examples of the molecules or ligands that bind to the activation site on the receptor and can affect the fraction of the active receptor. Agonist जो हैं वो active receptor की concentration को बढ़ा देंगे और they will be more active receptors. एंटागोनिस्ट जो हैं वो एक्टिव रिसेप्टर के फ्रैक्शन को कम करेंगे बिकॉज दे आर एंटागोनिस्ट, दे विल अपोज द फंक्शन. और जो पार्शियल एगोनिस्ट है ये एक्टिव रिसेप्टर की कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाएंगे, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, बट उतना नहीं बढ़ाएंगे जितना एक एगोनिस्ट बढ़ाता है, इसीलिए इसका नाम पार्शियल एगोनिस्ट है. सो दिस इज लेस एज कम्पेयर टू दी फुल एगोनिस्ट. तो ये तीन तरह की ड्रग्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं. वी क्लासिफाई देम एज आइदर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट. ओके, तो ये तीनों बिल्कुल क्लियरली आपको पता होने चाहिए. अच्छा, अब रिसेप्टर्स जो हैं, मैंने आपसे शुरू से कह रहा हूँ इस वीडियो के, there are different categories of receptors. So for example, there you see there are ligand gated channels, there are G protein coupled receptors, enzyme linked receptors, intracellular receptors. So intracellular receptors तो ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो सेल के अंदर है, नाम से जाहिर है intracellular receptors. और ये steroid receptor. So suppose there is an steroid molecule, so this triangle structure is representing an steroid. ये steroid because lipid soluble structure है तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो इट विल गेट इनसाइड द सेल, और जब वो इनसाइड द सेल आएगा तो इट विल बाइंड टू द स्टेरॉइड रिसेप्टर, एंड वंस इट बाइंड्स टू द स्टेरॉइड रिसेप्टर, ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है जिस पे अब ड्रग बाइंड हो चुकी है, ये जाकर पर्टिकुलर न्यूक्लियस के एरियाज को स्टिमुलेट करके जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करेगा. सो ये जो पूरा पाथवे इनिशिएट हुआ बाय द स्टेरॉइड्स, उनका रिसेप्टर कहाँ है? इनसाइड द सेल. Then there are receptors which are present in the membrane, but they are bound to some enzyme. For example, insulin के जो receptor है. So this is an insulin molecule. It is binding to this receptor. On the cytoplasmic side, this receptor has an enzymatic activity and it is increasing the phosphorylation of certain proteins. और प्रोटीन की अगर आप phosphorylation करवा दें तो उनका function change हो जाता है. फिर कुछ रिसेप्टर्स हैं विच आर नॉट एंजाइम लिंक्ड, वो एंजाइम के साथ बाउंड नहीं होते साइटोप्लाज्मिक साइट पे, बट साइटोप्लाज्मिक साइट पे दे आर बाउंड टू जी प्रोटीन्स
and therefore they are called G protein coupled receptors, and alpha and beta adrenoreceptors are examples of G protein coupled receptor. So जब इन पे रिसेप्टर आके बाइंड करता है, the receptor पे बाइंड होने वाली चीज can be norepinephrine, can be epinephrine, can be acetylcholine, depending upon हम किस receptor की बात कर रहे हैं. So for example अगर muscarinic receptor है, then we are talking about acetylcholine binding to it. अब acetylcholine जब इस पे बाइंड करेगा, so यहाँ on the membrane side there will be a series of reaction जिसमें G protein इसके साथ अटैच होगी रिसेप्टर के साथ, and it will then convert either cyclic AMP into AMP into cyclic AMP, or sometimes GMP is produced. So depending upon what type of receptor we are talking about, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं. But the point is कि इन receptors के membranous जो इनका जो इंसर्शन है, ये पूरा रिसेप्टर मेम्ब्रेन में इंसर्टेड है. तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक साइड है, here they are coupled with G proteins, and then there are receptors which are basically channels जो मेम्ब्रेन में हैं और उनके बीच में बाकायदा ऐसे टनल की तरह है जिसमें से कोई भी आयन गुजर के जा सकता है. So there are different flavors of receptors. A receptor is defined as any biological molecule, by and large they are proteins, to which a drug can bind and produce a measurable response. Thus enzymes, nucleic acids, structural proteins, they can all act as receptors. So anything which is receiving something, अब भले ही वो एक खुद एंजाइम है, if an enzyme is also receiving a different compound, तो उस एंजाइम को भी आप रिसेप्टर का नाम देंगे. न्यूक्लिक एसिड, सो स्टेरॉइड के केस में फॉर एग्जांपल डीएनए में जो न्यूक्लिक एसिड है वो एज अ रिसेप्टर एक्ट करता है. सो रिसेप्टर कैन बी एनीथिंग व्हिच रिसीव्स समथिंग, ठीक है. However, the richest source of receptors are basically the membrane-bound protein. So protein is by and large the most abundant and frequent form of receptors we have. Ligand-gated ion channels, G protein couples, enzyme-linked receptors, and intercellular receptors. So we talked about all of them. Generally, hydrophilic ligands interact with the receptors. They are found on the cell surface, and those which are hydrophobic and lipid soluble, they get into the cell. That's a simple biochemistry, and you know this. Now let's talk about these receptors जो भी हमने ये चार कैटेगरीज देखी in a little more detail. अब ये चारों रिसेप्टर की डिटेल्स हैं. So पहली कैटेगरी थी transmembrane ligand gated ion channel. So ये वाले, so they are ion channels which make a tunnel, है ना, जिसमें से आयन पूरे गुजर जाते हैं. The extracellular portion of the ligand gated ion channels contain the drug binding site. This site regulates the opening of the pore through which the ions can flow across the cell membrane. This channel is usually closed until the receptor is activated by an agonist which opens the channel for a few milliseconds. So basically होता ही है कि ये जो first category of receptor है, यहाँ पे आप देख रहे हैं there is a pocket for the drug binding या कोई भी chemical. So जब the chemical relevant one binds here, तो फिर ये जो सुराख है, जो टनल है, ये खुल जाता है और आयंस अंदर ट्रैवल करते हैं. So इस तरह के रिसेप्टर को यहाँ पे नाम दिया जा रहा है ट्रांसमेम्ब्रेन, क्योंकि ये पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं. देयरफॉर ये देखें पूरा आर पार है मेम्ब्रेन से, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन. लाइगेन गैरेड, बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई लाइगेंड आके अटैच हो रहा है और उससे इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द टनल है वो कंट्रोल हो रही है, और चूंकि उसमें से आयन गुजर रहे हैं इसलिए इसका नाम है आयन चैनल. सो इफ यू सी, इस पूरे का एक मीनिंग है. सो देयर इज अ मीनिंग टू इट. ये ऐसा नहीं है कि नाम बस ऐसे अचानक वो कहते हैं ना अंधी में रखा हुआ है. नो, नॉट लाइक दैट. ट्रांसमेम्ब्रेन का भी मतलब है, लाइगेन गैरेड का एक मीनिंग है, और आयन चैनल. So, depending on the ion conducted through these channels, these receptors mediate diverse functions, such as neurotransmission. So, think about acetylcholine binding here and then getting sodium into the cell. और इसी को तो हम depolarization कहते हैं. So, for example, activation of nicotinic receptor by acetylcholine opens up a channel that allows sodium influx and potassium outflux, and this is what causes depolarization of the neurons and any cell जहाँ पर वो action हो रहा है. This change in ionic concentration across the membrane generates the action potential. So पूरी body में जहाँ जहाँ action potential generate हो रहा है वो आपकी लाइफ की बेसिस है और उसके पीछे ये channels मौजूद हैं. On the other hand, agonist stimulation of a subtype of GABA receptors increases the chloride influx,
resulting in hyperpolarization. Now these are different type of receptors, GABA receptors. अगर ये open होंगे तो सेल के अंदर क्लोराइड एंटर होगा, और सेल में अगर क्लोराइड एंटर होगा so there will be more negativity within the cell, and this is what we call hyperpolarization. तो कहाँ जब एसिटाइलकोलिन अटैच हो रहा था तो सेल के अंदर सोडियम एंटर हो रहा था, पॉजिटिविटी बढ़ रही थी, पॉजिटिविटी वाज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डीपोलराइजेशन. सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रिसेप्टर है, कौन सा आइन एंटर हो रहा है सेल के अंदर, तो सेल या तो डीपोलराइज होगा या हाइपरपोलराइज होगा. ड्रग बाइंडिंग साइट्स that also are found on many voltage gated ion channels where they can regulate the channel function. So for example, local anesthetics, they bind to voltage gated sodium channel inhibiting the sodium influx. So anesthetics, local anesthetics, they are basically acting as antagonist to the sodium receptor. और जब sodium receptor की antagonism होगा तो sodium enter नहीं होगा, there will be no action potential and there will be no feeling of pain, because feeling of pain is obviously associated with an action potential which is carried towards the brain as a sensory input. तो अगर आप उस पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, so अगर आपके हाथ में कहीं कुछ पेन हो रहा है and you have applied local anesthetic, so वो local anesthetic basically कर क्या रहा है, it is inhibiting the sodium influx. तो वो इस रिसेप्टर पे आके अटैच हो रहा है और सोडियम की एंट्री को ब्लॉक कर रहा है. सो सोडियम की एंट्री को ब्लॉक कर रहा है, दिस इज व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ लोकल एनेस्थेटिक. सेकेंड कैटेगरी थी रिसेप्टर्स की, विच इज व्हाट वी कॉल द ट्रांस मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. ये वाले रिसेप्टर्स जिसमें मैं कह रहा था कि इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो साइटोप्लाज्मिक साइड है वहां पर दे आर अटैच्ड विद अ जी प्रोटीन, राइट. So the extracellular portion of this receptor contains the ligand bearing side and the intracellular portion interacts with the G protein. So इसके बाहर वाले साइड पर एक ज़ाहिर रिसेप्टर है जिसपे कोई ना कोई प्रोटीन या कोई ना कोई ड्रग आके अटैच होगा, और जो अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ साइड है that contains a connection with the G protein. Now there are many kinds of G proteins: G stimulatory, G inhibitory, GQ protein, but all types are composed of three subunits: alpha subunit, there's a beta subunit and a gamma subunit. So alpha subunit binds with the guanosine triphosphate, and beta and gamma anchors the G protein on the cell membrane. ये इनका काम है. Binding of an agonist to the receptor increases the GTP binding to the alpha subunit, causing dissociation of the alpha GTP complex from the beta and gamma complex. The alpha अलग हो गया and beta gamma subunit अलग हो गए are then free to interact with the specific cellular effectors, usually an enzyme or an ion channel that causes further action within the cell. The response usually lasts several seconds to minutes. Often the activated receptors produce the second messenger system. So basically हो ये रहा है कि if we look at the diagram, this should have some diagram here. So this is a receptor, and that's a receptor which has on the outer side a space for receiving a drug molecule or any other hormone or neurotransmitter, and on the membrane side it is associated with a G protein जिसके 3 units हैं, alpha, beta and gamma subunits. Or occupied receptor changes the shape and interacts with the G stimulatory protein. G stimulatory protein releases GTP and binds GTP. So ये जैसे ही receptor पे आके लगा, that is the change that happens. The GTP is now converted into GDP, and as a result of this whole signaling, second messenger is produced. A common factor activated by G stimulatory and inhibited by G inhibitory type of G protein is the adenylyl cyclase, which produces the second messenger, जो बार बार हम बात कर रहे हैं. The second messenger is the cyclic AMP. The effector phospholipase C when activated by GQ. So अगर हम adenylyl cyclase की बात कर रहे हैं, so adenylyl cyclase is either activated by G stimulatory protein or it is inactivated by G inhibitory protein. लेकिन अगर हम GQ protein की बात करें, so GQ protein is basically associated with generation of IP3 and diacylglycerol second messengers. So ये आपको याद रखना है कि adenylyl cyclase is associated with cyclic AMP. Cyclic AMP is the second messenger, and GQ is associated with IP3 and DAG, which are also second messengers. Now diacylglycerol and cyclic AMP activate specific protein kinases, और वो protein kinases protein में कोई ना कोई effect produce करेंगे by changing the enzymatic configuration of the proteins. IP3, for example, increases the intracellular calcium concentrations, which also activate protein kinase. So 3 तरह के हमने देखा कि second messengers बन रहे हैं: cyclic AMP,
inositol triphosphate and diacylglycerol. Once they are produced, they change the protein configurations. Okay, so that is the whole story basically कि इस receptor पर कोई drug molecule आके bind करेगा. There will be either inactivation of adenylyl cyclase or activation. If there is activation, active adenylyl cyclase will produce cyclic AMP, obviously by cleaving ATP molecule, and this cyclic AMP acts as a second messenger system. It will go and phosphorylate some protein, activate some enzyme, and change the biomechanics of the cell. If it is inhibitory, it will inactivate the adenylyl cyclase and no cyclic AMP will be produced. Okay, ये हम फर्दर पढ़ेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन बायोकेमिस्ट्री में और डिटेल में आगे आएगा. इस वक्त आपको सिर्फ एक फ्लेवर देख रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर बेसिकली वर्किंग. राइट, थर्ड कैटेगरी रिसेप्टर की है विच आर एंजाइम लिंक्ड. इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी कि दीज आर बेसिकली एसोसिएटेड विद एन एंजाइम. फॉर एग्जांपल इंसुलिन रिसेप्टर जो है इट इज एसोसिएटेड विद एन एंजाइम कॉल्ड टायरोसिन काइनेज. तो वो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी की वजह से प्रोटीन के अंदर फॉस्फोराइलेशन होती है और प्रोटीन की एक्टिविटी चेंज हो जाती है पूरी. So there is a protein, functional change because of tyrosine kinase because it causes phosphorylation. So insulin ऐसे काम करता है कि सेल पे आगे इंसुलिन लगा और इस इंसुलिन रिसेप्टर के मेम्ब्रेन साइड पर there is tyrosine kinase. It phosphorylates certain proteins, and because of this phosphorylation, the protein functions altogether change. Okay. So that is an example. For example, insulin receptor which is present in the active form, जैसे इंसुलिन आके अटैच होता है it becomes active, and because of its activation there is phosphorylation you see of tyrosine phosphorylase. So tyrosine residues of the beta subunit are autophosphorylated, and because of this autophosphorylation multiple signals are activated and the biological effects of insulin happen. Then there are intracellular receptors. These are basically the receptors for steroid hormone. ये सेल के अंदर होते हैं. So suppose this is the cell, here is the receptor. Steroid direct अंदर आएगा, bind करेगा. They will go to the DNA and they will bind to the DNA and change the patterns of transcription and translation. तो ये basically मामला है. The primary target of the activated intracellular receptors are transcription factors because they have to alter the genetic expression. ठीक है. अच्छा जी. Other targets of the intracellular ligands are protein enzymes, RNA ribosome. For example, tubulin is a target of the antineoplastic drug called paclitaxel. So paclitaxel gets inside the cell और tubulin को destroy करता है ताकि cell division ना हो. The enzyme dihydrofolate reductase is the target of antimicrobials such as trimethoprim and the 50S subunit of the bacterial ribosome. So इंट्रासेलुलर जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो या तो न्यूक्लियस पे जाके बाइंड करेंगे या ट्यूबुलिन की कुछ एग्जांपल्स हैं या कुछ टेट्रा. यहाँ पे हम बात कर रहे थे 50S सब यूनिट की ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम, सम मैक्रोलाइड. सो दे आर ऑल दीज रिसेप्टर्स आर ऑल प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म. दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो this is the diagrammatic representation of what we just talked about. If a drug is lipid soluble, it gets into the membrane और inactive receptor जो कि सेल के अंदर है उस पे जाके अटैच हो गया और अब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया और इसने जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया. जीन एक्सप्रेशन चेंज हुई तो बायोलॉजिकल इफेक्ट चेंज हो गया. That's how these lipid soluble receptors basically work. Okay. Now, characteristics of signal transduction. Signal transduction has two important features. Number one, the ability to amplify small signals, and number two is the mechanism to protect the cell from excessive stimulation. So, signal amplification क्या मतलब है? A characteristic of G protein linked enzyme and enzyme linked receptor is the ability to amplify the signal intensity and duration via the signal cascade effect. Additionally, activated G protein persists for a longer duration than does the original agonist receptor complex. The binding of albuterol, for example, may only exist for a few milliseconds, but the subsequent activated G protein carry on the job several hundreds of milliseconds. यानी ये जो पूरा सिस्टम अभी हमने रिसेप्टर वाला पढ़ा है ना जिसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन है, तो रिसेप्टर पर जब ड्रग आके लगती है तो ये इंट्रैक्शन थोड़ी देर बाद ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन इसके रिसेप्टर पर ड्रग के लगने की वजह से सेल के अंदर जो सिग्नल इवेंट शुरू हुए हैं, यानी जनरेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी फॉर एग्जांपल, या जनरेशन ऑफ IP3 फॉर एग्जांपल, या जनरेशन ऑफ डायएसाइलग्लिसरॉल फॉर एग्जांपल, ये सब सिग्नल ट्रांसडक्शन है, ये काफ़ी देर तक जारी रहता है. सो बेसिकली द सिग्नल एम्पलीफाइज. हम न भी हों तब भी हमारी दास्तान चलती रहे, ये वाली बात है. सेल के अंदर वो मामला चलता रहता.
And the other phenomena is the desensitization and downregulation of receptors. So repeated or continuous administration of an agonist or antagonist often leads to changes in the responsiveness. The receptor may become desensitized due to too much agonist stimulation. So बार बार आप agonist दे रहे हैं, अब वो receptor इस पर desensitized हो जाता है और अब कोई response नहीं देता. तो अब आप same drug देंगे तो response नहीं होगा. This phenomena is known as tachyphylaxis. So tachyphylaxis, आपने prophylaxis तो नाम सुना होगा. Prophylaxis का मतलब होता है पहले से दवाई दें ताकि बीमारी ना हो. टैकीफिलैक्सिस का मतलब ये है कि अगर आप बार बार सेम ड्रग दे रहे हैं और बार बार रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है तो कुछ अरसे के बाद देयर विल बी desensitization. It is often due to phosphorylation that renders the receptor unresponsive to the agonist. In addition, receptors may be internalized. इन receptors को सेल के अंदर ले लिया जाता है. उनके अंदर आ जाए यार, बार बार ये बंदा तो agonist दिए जा रहा है. So why not you come down? And then there is no response. So there is a desensitization. So remember, ये जो signal transduction की कहानी है, एक तो ये signal को amplify करती है, देर तक हमारी दास्तान रहेगी. और number two, sometimes the receptors also become ignorant to the drug molecule and they are internalized and they are downregulated. Okay, so that's basically it up till now for this video. अब इस चैप्टर में बाकी जो मुझे नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें स्टार्ट करनी है, दैट इज़ द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कि आप कितना डोज देंगे और क्या रिस्पॉन्स होगा ड्रग का, व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. ओके, सो विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. अभी इस वीडियो में इतना ही. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.